नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म के बारे में जिसका नाम है धुरंधर। देखिए, ये फिल्म सिर्फ 8 दिनों में 240 करोड़ रुपए कमा चुकी है। थिएटर में इतनी ज्यादा भीड़ है कि टिकट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गए हैं, लेकिन साथ ही ना इस फिल्म को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पूछिए मत, पूछिए तभी तो वीडियो बनेगा। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो भैया बता देता हूं मैं आपको, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इस पर लोग ऐसा कह रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अपना रिव्यू दिया, फिर उसको बदल दिया। क्यों? मेजर मोहित शर्मा की फैमिली कोर्ट क्यों गई? इन्हीं के ऊपर जो फिल्म बन रही थी। 6 गल्फ कंट्रीज ने इस फिल्म को बैन कर दिया। इन सारे सवालों को हम ढूंढेंगे, और वो भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और हर बार की तरह बिना किसी पॉलिटिकल बायसनेस के। तो बने रहिए, जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ज्यादा है। फिल्म है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, फिल्म का नाम है धुरंधर। ये एक स्पाई थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। आपको याद होगा, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उरी फिल्म बनाई थी, हाउस द जोश। फिल्म की शुरुआत होती है 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक से। वो इंसिडेंट जिसमें इंडिया को, अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को बचाने के लिए 3 खतरनाक टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा। हाँ, ये वो मोमेंट था जो हमारे लिए काफी ज्यादा पेनफुल था, और यही से शुरू होती है इस फिल्म की रिवेंज की कहानी। फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमजा, जिसे प्ले किया है रणवीर सिंह ने। यह एक इंडियन स्पाई है जो एक बेहद डेंजरस मिशन पर जाता है पाकिस्तान के कराची शहर में, स्पेसिफिकली लाइरी में का जो एरिया है वहां घुसता है। उसका मिशन क्या है? मिशन है पाकिस्तान के अंदर के टेररिस्ट नेटवर्क को तोड़ना, यानी कि एनिमी को उसकी जमीन पर जाकर के मारना। अब फिल्म में बहुत पावरफुल कैरेक्टर हैं। आर माधवन प्ले करते हैं आईबी चीफ अजय सान्याल का रोल। बहुत से लोगों का मानना है ये कैरेक्टर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर बेस्ड है। फिर अक्षय खन्ना है जो कि रहमत डकैत हैं, उसका रोल कर रहे हैं। यह कैरेक्टर एक रियल गैंगस्टर पर बेस्ड है। और संजय दत्त हैं चौधरी असलम के रोल में है, और जो एक पाकिस्तानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर बेस्ड एक कैरेक्टर है। देखिए, फिल्म का सेंट्रल मैसेज बहुत क्लियर है, और वो है कि ये नया भारत है जो घर में घुसेगा, मारेगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी फिल्म की एक फिलॉसफी है, और पूरी फिल्म का कोर मैसेज यही है। क्या कंट्रोवर्सी है? हाईजैक तो प्लेन हुआ था, मैसेज तो देने की कोशिश की गई है, वो वहां पर एक समस्या हो जाती है। 3 बड़ी कंट्रोवर्सी हैं, तो एक एक करके इन सब में बात कर लेते हैं। पहली जो कंट्रोवर्सी है वो ये है, हिंदू डरपोक कौम वाला जो डायलॉग है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है। देखिए, कांदार हाईजैक की सीन में आर माधवन का जो कैरेक्टर, जो कि आईबी चीफ हैं, वो प्लेन के अंदर पैसेंजर को भरोसा दिला रहे हैं। वो 3 बार जोर से बोलते हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, लेकिन डर के मारे कोई भी पैसेंजर जय नहीं बोलता। इस पर एक टेररिस्ट हंस करके कहता है कि जो हिंदू है ना, बहुत ही डरपोक कौम है। सवाल यहां पर यह है, यहीं से कंट्रोवर्सी है कि उस प्लेन में तो 179 पैसेंजर थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, फॉरेनर्स भी थे। अगर टेररिस्ट ये कहता कि हिंदुस्तानी एक डरपोक है, होते हैं, तो एक जनरल स्टेटमेंट माना जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक धर्म को टारगेट करना, यह एक कम्युनल एंगल को लाता है। असलियत तो यह है ना कि टेररिज्म पूरे इंडिया के लिए खतरा है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है ना। लेकिन फिल्म में इसे इस तरह से दिखाया गया है कि एक स्पेसिफिक धार्मिक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। सारी कंट्रोवर्सी जो है वो पॉलिटिकल टाइमलाइन की मैनिपुलेशन फिल्म बहुत क्लेवरली अपनी टाइमलाइन सेट करती है। देखिए, ट्रिप 1999 से लेकर के 2008 तक का पीरियड, जो कि यूपी गवर्नमेंट एरा था, उसमें फिल्म यह दिखाती है कि मिशन प्लान तो हो जाते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होता था। एक सीन में फेक करेंसी का स्कैम भी दिखाया गया, जिसमें मिनिस्टर और बड़े बड़े ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। और फिर एक डायलॉग आता है बीच में, इंतजार करो, एक ऐसी सरकार आएगी जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहती हो। फिर 26/11 मुंबई अटैक भी इस पीरियड में होता है इस फिल्म में, लेकिन फिर भी कोई बड़ा रिटेलिएशन नहीं दिखाया जाता है इस फिल्म के अंदर। डायरेक्टर आदित्य धर ने एक हिंट भी दिया कि धुरंधर 2 में जब मेजर एक्शन होगा तब एक मजबूत सरकार आ चुकी होगी। भाई साहब, ये बहुत क्लियर मैसेज है कि पहले की सरकारें बड़ी कमजोर हैं और आज की सरकार बहुत स्ट्रांग है। क्यों? ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहां हिस्ट्री को बहुत सेलेक्टिव तरीके से दिखाया गया। एक सरकार को सारा क्रेडिट दे देना और दूसरी सरकार पर सारा ब्लेम डाल देना। तीसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है वायलेंस और रेड स्क्रीन टेक्निक। 26/11 मुंबई अटैक,
इसके जो सीन्स दिखाए गए हैं ना, डायरेक्टर ने बहुत कुछ बोल्ड चॉइसेस किए हैं इसको दिखाने के लिए। फिल्म में रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यूज की गई हैं। टेररिस्ट और जो उनके हैंडलर थे उनके बीच की रिकॉर्डिंग्स को दिखाया है। फिर एक स्टार्क रेड स्क्रीन पर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट दिखाई गई है जिसमें काफिर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक रेज बेट है, यानी कि डेलिबरेटली लोगों को गुस्सा दिलाया जाए, उस तरह से यूज किया जाए, ऑटोमेटिकली गुस्सा आए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह प्रेजेंट किया गया है ताकि एक ऑडियंस विलन से पर्सनली कनेक्ट हो जाए। लेकिन फैंस का ये कहना है कि भाई अगर आप इस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे तो बात तो सही भी तो है। 26/11 की एक्चुअल ब्रूटैलिटी यही तो थी, इसे शुगर कोट क्यों करें? तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड की तरफ से अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि आप ये बताइए कि सारी आपने कहानी बता दी, इज इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म और नॉट? यहीं से तो आप जज करेंगे। आप जब जज करेंगे मुझे इसी से जज करेंगे, करो जज। सबसे बड़ा सवाल, धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? सवाल निशान। समझते हैं। देखिए पहले ये बात को देखिए, प्रोपेगेंडा की तरफ ये फिल्म क्यों पॉइंट करती है। सबसे पहली चीज है पॉलिटिकल टाइमलाइन की स्मार्ट सेटिंग। फिल्म में बहुत ही क्लेवरली यूपीए को वीक और करंट गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांग दिखाया गया है। ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश करता है। और दूसरी चीज है कम्युनल डायलॉग्स का यूज करना। जहां आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, वहां स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को अब टारगेट किया जा रहा है। तीसरी चीज है परसेप्शन बिल्डिंग। फिल्म में एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस को डेलिबरेटली यूज करती है। लोगों के मन में पहले से ओपिनियंस बने हुए हैं, फिल्म उन्हें टच करती है, एंगेजमेंट बढ़ाती है। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि जो चीजें प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट हैं। पहली बात यह होती है कि देखो फिल्म कहीं पर भी डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रमोशन नहीं कर रही है, किसी मिनिस्टर स्पीच की बात नहीं कह रही है, किसी पार्टी का डायरेक्ट मेंशन नहीं कर रही है। दूसरी बात, फिल्म जो इवेंट्स दिखाती है मोस्टली सारे रियल हैं। कांधार हाईजैक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। पार्लियामेंट अटैक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 26/11 अटैक हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कंप्लीटली झूठ आप नहीं बोल सकते हैं। तीसरी बात, फिल्म में किसी भी इंडियन सिटीजन को उसकी आइडियोलॉजी की तरह की वजह से कोई एंटी नेशनल नहीं बोल सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है क्रिएटिव लिबर्टी। देखिए डायरेक्टर आदित्य धर खुद एक कश्मीरी पंडित फैमिली से आते हैं। उन्हें पर्सनली कश्मीरी सिचुएशन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हर आर्टिस्ट का अपना एक वर्ल्ड व्यू है, वो अपनी आर्ट में रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये उसका अपना एक अधिकार है, राइट है। जिसे मेरा अधिकार बोलने का है, ऐसा आदित्य धर का भी है। लेकिन धुरंधर प्योर प्रोपेगेंडा नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फिल्म भी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये परसेप्शन बिल्डिंग थ्रू कमर्शियल स्ट्रेटेजी है। कैसे? फिल्म एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेवरेज करती है, कमर्शियल सक्सेस के लिए कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स को ऐड करती है, लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में नहीं कह सकते कि आती है। यह ग्रे एरिया है, इसलिए डिबेट इतनी भी इंटेंस हो रही है और इसी की वजह से हो रही है। अब अगले अपने अध्याय की तरफ चलते हैं। मेजर मोहित शर्मा की कंट्रोवर्सी भी इसी से जुड़ी हुई है। देखिए मैं बात करता हूं सबसे सेंसिटिव मुद्दे की, वो है मेजर मोहित शर्मा कंट्रोवर्सी। ये इशू इतना ज़्यादा इमोशनल है, ये समझना बहुत आवश्यक है। पहले जान लीजिए कि मेजर मोहित शर्मा कौन है। वो एक अशोक चक्र अवार्डी थे, जो कि अपने पीस टाइम का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है। मेजर शर्मा ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन में इन्फिल्ट्रेट किया था। ये बेहद डेंजरस काम होता है। 2009 में वो शहीद हुए असली हीरो थे और उनकी बहादुरी पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। अब सवाल यह है कि फैमिली फिर कोर्ट क्यों चली गई? देखिए मेजर शर्मा के पेरेंट्स, जो कि सुशीला जी और श्रीमती सुशीला जी और श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट बहुत लाउड और क्लियर है। उन्होंने कहा ये फिल्म जो है क्लियरली उनके बेटे पर बेस्ड है। देखिए फिल्म में एक स्पाई है जो कि टेरर नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट करता है, एग्जैक्टली पहले जो काम मेजर शर्मा ने किया है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, वो ये है कि देखिए उरी फिल्म में जो उरी फिल्म जिन्होंने बनाई, जो कि एक सेम डायरेक्टर ने जो अब की जो फिल्म बनाई है, उसमें जसकिरत सिंह रांगी नाम के कैरेक्टर का मेंशन था और धुरंधर में भी उसका असली नाम यही था। तो फैमिली का ये कहना है कि ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता, क्लियरली उनके बेटे की ये स्टोरी है। अच्छा फैमिली को क्या इशू है? फैमिली का दर्द ये है कि उनसे ना कोई परमिशन ली गई, ना कोई कंपनसेशन दिया गया। उनके बेटे की लेगेसी को कमर्शियल गेन के लिए यूज किया जा रहा है और ये बात उन्हें बहुत ज्यादा दुख दे रही है। सोचिए
आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और कोई उसकी कहानी बिना पूछे कमर्शियली यूज कर रहा है, कितना पेनफुल होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, सवाल आपके मन में होगा। कोर्ट फिल्म की रिलीज नहीं रोकती है, लेकिन सीबीएफसी को बिल्कुल हिदायत देती है, डायरेक्शन देती है कि वो फिल्म के कंसर्न को फैमिली की कंसर्न्स को कंसिडर करे और इंडियन आर्मी से कंसल्ट करे कि कहीं कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तो रिवील नहीं कर दी। कोर्ट ने एसेंशियली फिल्म मेकर की डिफेंस एक्सेप्ट कर ली है कि ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है जो एक जेनरिक इवेंट पर बेस्ड है, कोई स्पेसिफिक बायोग्राफी नहीं है जो कि हम इनकी जाकर के परमिशन लेंगे। लेकिन असली मुद्दा ये है कि जो शहीद की फैमिली है उसको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। अगर किसी शहीद की कहानी आपकी फिल्म को इंस्पायर कर रही है तो परमिशन ले लेनी चाहिए, प्रॉपर क्रेडिट दे देना चाहिए। और अगर कमर्शियल गेन हो भी रहा है, तो उसका एक हिस्सा फैमिली को मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, एक मोरल और एथिकल इशू है। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ऋतिक रोशन के भी रिव्यूज हुए हैं, कुछ 2-3 बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऋतिक रोशन जब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो बहुत बताता है करंट बॉलीवुड के बारे में, ये है ऋतिक रोशन के 2 रिव्यू वाला ड्रामा। टाइमलाइन को समझिए, एक वेडनेसडे को ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक रिव्यू पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि टेक्निकली एक ब्रिलियंट फिल्म है, अच्छी तरह से क्राफ्ट की गई है, लेकिन उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऐड की। उन्होंने कहा, आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ फिल्म मेकर, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात थी, जो क्योंकि ऋतिक रोशन जैसे मेन स्ट्रीम स्टार ने ओपनली प्रोपेगेंडा एंगल को एक्नॉलेज किया, फिर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन फिर क्या हुआ? डिलीट किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, 48 घंटे के बाद यानी कि फ्राइडे को ऋतिक ने ट्विटर पर एक रिव्यू पोस्ट डाला। इस पर वो पॉलिटिकल क्रिटिक पूरी तरह से वो गायब था। बस इतना लिखा था कि स्टिल कांट गेट धुरंधर आउट ऑफ माई माइंड, इनक्रेडिबल मेकर्स और व्हाट अ जर्नी। यानी कि जो क्रिटिसिज्म था वो पूरी तरह से हट गया था। ठीक है, इंटरनेट पर तुरंत थ्योरीज शुरू हो जाती हैं, लोग मीम्स बनाने लगे कि देखो इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड है वो सबा आज़ाद के पास है और ट्विटर का पासवर्ड कंगना के पास है। अब इस जोक के पीछे एक सीरियस इम्प्लीकेशन था, यानी कि एक बहुत क्लियर है कि ऋतिक रोशन पर किसी तरह का कह सकते हैं तो प्रेशर आया होगा, शायद इंडस्ट्री से, शायद पब्लिक से, शायद वो कमेंट्स पढ़ करके, ये पॉलिटिकल फोर्सेस से। ये इंसिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बताता है कि बॉलीवुड में डिसेंट की जगह बिल्कुल नहीं बची है, न्यूट्रल एप्रिसिएशन काफी नहीं है, कंप्लीट आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट बिल्कुल चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप पर प्रेशर आ जाता है, आपको अपनी बात लेनी पड़ जाती है। ये सिर्फ ऋतिक रोशन तक सीमित नहीं है। फिल्म क्रिटिक गिल्ड ने एक स्टेटमेंट तक जारी किया, इशू किया। उसमें उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल क्रिटिक्स को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको डॉक्सिंग की जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग कैंपेन चलाए जा रहे हैं। एफसीजी ने कंडेम किया टारगेटेड जो अटैक्स हैं, हैरेसमेंट है और रिव्यूज को टेम्पर करने की कोशिश को। ये खतरनाक ट्रेंड है दोस्तों, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म की जगह तो है ही, तभी तो डेमोक्रेसी है। अगर कोई फिल्म देखकर अपनी ऑनेस्ट राय भी अगर नहीं दे सकता तो फिर चिंता की बात है। आज आपके पसंद की फिल्म है, कल आपके नापसंद की फिल्म भी होगी ना। आप जैसे लोग कहीं ऐसे होंगे ना जहां पर वो फिल्म को क्रिटिसाइज करना चाह रहे होंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वहां पर नहीं होंगे, किसी और देश में आप नहीं होंगे, या फिर किसी देश के कुछ खास हिस्सों में आप नहीं होंगे। तो ये प्रॉब्लम सबको है। एज अ ह्यूमैनिटी आपको समझना पड़ेगा, डिसेंट को ना सप्रेस करना कभी भी हेल्दी नहीं होता है। इस फिल्म की मैं आपको इकोनॉमिक्स बताता हूँ। देखिए, फिल्म की इकोनॉमिक्स बहुत जानदार है, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि इंडियन सिनेमा की एक डायरेक्शन को बता रहा है। ये फिल्म रिलीज होती है, सबसे पहले जो गल्फ है उसने बैन कर दिया धुरंधर को, 6 कंट्रीज में बैन कर दिया। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बहरीन है, कुवैत है, और इसमें ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और यूएई है। बैन की वजह यही कि भाई एंटी पाकिस्तान कंटेंट है पूरा। अब ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे, गल्फ मार्केट एक फिल्म की ओवरसीज का रेवेन्यू का लगभग 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट को खोना एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। लेकिन फिर आप कहेंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने रिस्क क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि डोमेस्टिक सक्सेस ने सारा कैलकुलेशन बदल के रख दिया। फिल्म ने 8 दिन में लगभग 240 करोड़ रुपए कमा लिए हैं इंडिया में। ये फिनोमिनल एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इस नंबर को डिटेल में अगर समझेंगे, डे 1 पर फिल्म में 28 करोड़, नॉन हॉलीडे के लिए बहुत स्ट्रांग ओपनिंग होती है, डे 2 पर कलेक्शन 32,
डे 3 संडे को जब पीक टाइम आ गया तो फिल्म ने 43 करोड़ कमा लिए। अब नॉर्मली जो होता है ना वो ये है कि वीक डेज में कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन धुरंधर के साथ ऐसा नहीं हुआ। डे 4 टू डे 7 तक अगर आप देखेंगे हर दिन 23, 24, 25, 26, 27 करोड़ के बीच कलेक्शन है। एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डे 8 यानी कि दोबारा फ्राइडे, उस दिन भी कलेक्शन 32 करोड़ के पार चला गया। दूसरा फ्राइडे पहले फ्राइडे से भी ज्यादा बेहतर रहा। ये बहुत रेयर देखने को मिला है। ये इंडिकेट करता है कि फिल्म एक मूवमेंट बन गई है। इसकी चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे बल्कि एक कल्चरल हिस्से के तौर पर इसको देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स ने एक नया बिजनेस मॉडल भी डिस्कवर कर लिया है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि डोमेस्टिक हाइपर नेशनलिस्ट ऑडियंस गल्फ मार्केट से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इंटरनेशनल डायस्पोरा की, जिसमें पाकिस्तान ऑडियंस भी इंक्लूडेड होती है, उसकी अब उनको आवश्यकता नहीं है। बस कंसोलिडेटेड हिंदू नेशनलिस्ट ऑडियंस को टारगेट करो, काफी है। कमर्शियली ये बॉलीवुड की डायरेक्शन को फंडामेंटली बदल रहा है। ये डीकपलिंग और ट्रेडिशनल ग्लोबल ऑडियंस से, ये समझना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी खास बात मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि एक मूवी और रिलीज हुई थी, 120 बहादुर। अब कंपैरिजन दोनों मूवी का करते हैं, 120 बहादुर का और धुरंधर का। साइकोलॉजी समझिए ऑडियंस की, बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। लगभग सेम टाइमिंग पर दो देशभक्ति की सबसे बड़ी फिल्में, दोनों में वॉर है, सैक्रिफाइस है, बहादुरी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों की किस्मत आसमान जमीन की तरह लग रही है। ये कंपैरिजन बहुत कुछ बताता है ऑडियंस की साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, पहली फिल्म है 120 बहादुर। यह फिल्म 1962 के रेजंग ला बैटल पर बेस्ड है। इसमें मेजर शैतान सिंह और उनके सोल्जर्स की एक असली कहानी दिखाई गई है। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, रियल हीरोज की ट्रिब्यूट है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की बहुत तारीफ करी। टेक्निकली फिल्म को बहुत अच्छा माना गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम। अच्छी ओपनिंग क्यों नहीं मिली? फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमाए। ओपनिंग 2 करोड़ की थी। थिएटर ऑक्यूपेंसी 5वें दिन तक 15% नीचे गिर जाती है। ऑडियंस नहीं जा रही है। लेकिन धुरंधर, पाकिस्तान को विलन बनाया गया, रिवेंज फैंटेसी क्रिएट की गई और बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन 240 करोड़ के आसपास। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत शॉकिंग है और ये बहुत कुछ बता भी रहा है। क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क है एनिमी के चॉइसेस में। 120 बहादुर में एनिमी है चाइना, और चाइना आज भी एक पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री के मामले में बहुत आगे है। अक्साई चीन आज भी उसके कंट्रोल में है। यह अनकंफर्टेबल ट्रुथ है हमारे लिए। फिल्म में हमने एक ऐसी लड़ाई को याद दिलाया जाता है जिसे हम हारे हैं। हाँ, हमारे सोल्जर जोधे बहादुर थे, उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन स्ट्रैटेजिकली हम तो हार गए ना। ये पेनफुल रियलिटी है। धुरंधर में एनिमी कौन है? पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली बिल्कुल लड़ खड़ा रहा है, जो आईएमएफ से लोन लेता है तब जाके अपनी इकोनॉमी को संभाल पाता है, जो मिलिट्री हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकती है। एक ऐसी एनिमी है जिसे हम बहुत कमजोर मानते हैं। फिल्म में विक्ट्री शो हो रही है, उस बहुत इजी है, सेटिस्फाइंग भी लगता है। इमोशनल अपील को भी समझिए ना आप। यहाँ पे 120 बहादुर में सैक्रिफाइस है, लेकिन डिफीट भी तो है। इसे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। यहाँ वो पैट्रियोटिज्म है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। धुरंधर में सब कुछ सिंपल है, अच्छे भी है, बुरे भी है, क्लियर विलन है, क्लियर विक्ट्री है, क्लियर सेटिस्फैक्शन है। ये पैट्रियोटिज्म ऐसा एंटरटेनमेंट है, ये नेशनलिज्म एज अ प्रोडक्ट है। और मार्केट बहुत क्लियरली बता रहा है कि क्या बिकता है। हमें सिंपल ब्लैक एंड वाइट स्टोरीज चाहिए, कॉम्प्लेक्स ट्रुथ नहीं चाहिए, अनकंफर्टेबल सवाल नहीं चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ये हमारे समय के बारे में है, हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी के बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है? बात खत्म कर दूं। कंक्लूजन ये है, धुरंधर एक कमर्शियली ड्रिवन स्पाई थ्रिलर है जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल परसेप्शन को बहुत स्मार्टली लिवरेज करती है। इसमें डायरेक्टर की पर्सनल वर्ल्ड व्यू बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है। फिल्म डेलिबरेटली एक पर्टिकुलर नैरेटिव को फेवर के रूप में प्रेजेंट करती है, लेकिन यह स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा नहीं है। यह एक ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। लेकिन असली सवाल शायद यह है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम ऑडियंस के रूप में मैच्योर हैं? क्या हम एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हुए क्रिटिकली भी एनालाइज कर सकते हैं? बताइए, क्या हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ को फेस कर सकते हैं?
क्या हम कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को समझना चाहते हैं या फिर सिर्फ हम वही देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा फील कराए? मेरा पर्सनल टेक ये है कि फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। सवाल पूछिए, शहीदों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्रिटिक्स को स्पेस देना चाहिए, हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए, सप्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। हम सब अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन दूसरों की राय को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था धुरंधर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको फिल्म प्रोपेगेंडा लगी या फिर क्रिएटिव लिबर्टी लगी? अगर आपने फिल्म देखी है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप एग्री करते हैं मेरे एनालिसिस से या फिर डिसएग्री करते हैं? लेकिन याद रखिएगा, सिविल डिस्कोर्स मेंटेन कीजिएगा, दूसरों की राय का रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यदेव जयते, नमस्कार।